अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है फराज अली खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं और ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। अगर आपने अपनी इकोनॉमी को रन करना है, अपनी इकोनॉमी को अच्छे मजबूत तरीके से बढ़ाना है आगे, तो कंस्ट्रक्शन एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। और इसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे रिलेटेड कई दर्जन ऐसी इंडस्ट्रीज है जो उसके साथ ग्रो करेंगी। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, फर्नीचर, लकड़ी एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट होती हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। 2007 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बारे में कहा यह जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन ही वो इंडस्ट्री थी जिसने ग्रेट डिप्रेशन से दुनिया को वापस निकाला। और ये भी कहते हैं एक्सपर्ट कि अगर कंस्ट्रक्शन का सहारा जल्दी ले लिया गया होता ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, तो शायद इतने बुरे हालात इकोनॉमी के ना होते उस वक्त। हमने देखा कि लास्ट ईयर जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया, तो पीएम इमरान खान साहब ने जो एक इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा फोकस किया और उन्होंने कहा कि इसको हम बंद नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उस अच्छी डिसीजन की वजह से बहुत जल्दी रिवाइवल की तरफ आना शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन को खोल के रखा गया जिसकी वजह से रोज़गार के मौके मिलते गए और उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें भी हमने देखा खातिर खा ग्रोथ रही। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक, डिफरेंट IMF और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स है फाइनेंशियल, या हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की या गवर्नमेंट्स की, उन्होंने गवर्नमेंट की इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी को बहुत सराहा। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर बूम, कंस्ट्रक्शन के अंदर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनी और इसमें एक बड़ा माइलस्टोन जो समझा जाता है PTI की हुकूमत का, दैट इज़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या सोसाइटी। वो स्कीम को हम डिटेल में भी देखेंगे वो क्या है, उसमें क्या इंसेंटिव है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान के नारे तो हमेशा से लगाए गए, लेकिन पहली दफ़ा शायद गरीब को मकान की तरफ या कोई ठोस इकदामात किए गए गरीब के मकान के लिए। छोटे मकानात, सस्ते और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स, बैंक्स को पहली दफ़ा बाउंड किया गया कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में से कुछ परसेंटेज लोन्स की भी रखनी है फॉर फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग। और इस तरह हमने देखा कि जो इकॉनमी है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा फिर दोबारा तेज़ी से पहिया चलने लगा। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, PTI हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या अच्छाइयाँ उस पॉलिसी में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। और हमें आज की इस डिबेट में ज्वाइन करें सैफ जमशेद बरियार साहब। सैफ इज़ एन एनालिस्ट। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, ही इज़ यंग, ही हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेल एजुकेटेड है और काफ़ी अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, और ही हैज़ अ हॉबी ऑफ रीडिंग विच इज़ वेरी अनकॉमन आजकल। लेकिन सैफ के साथ अच्छी बात है, ही रीड्स अ लॉट, देयरफॉर ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सैफ फॉर जॉइनिंग। आपने टाइम निकाला दोबारा से हमारे शो के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि आज भी हमारे नाजरीन बहुत कुछ सीखेंगे। ज़रूर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर जी। ये तो बल्कि आपकी नवाजिश है, आपकी मेहरबानी है कि आप तलब करते हैं और हम आ जाते हैं। अच्छा सैफ, अब जिस तरह मैं अपने इंट्रो में भी कहा कि ग्रेट डिप्रेशन जो था उसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वो वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म करने में या उसमें उससे रिकवरी के अंदर मदद दी। हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा कि जो PTI हुकूमत थी उन्होंने कंस्ट्रक्शन को एक बहुत माइलस्टोन जगह दी और शायद पहली दफ़ा उसको इंडस्ट्री का एक स्टेटस भी दिया गया कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। उस पर भी हम विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, बट कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमी, हाउ डू यू लुक एट दैट? सबसे पहले फराज साहब देखें, किसी भी माशी निज़ाम में, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ इकॉनमी का एक हिस्सा नहीं होता बल्कि इकॉनमी की फाउंडेशन होती है। चाहे आप दुनिया के जितने भी मॉडर्न माशी निज़ाम हैं इनको अगर आप स्टडी करते हैं, इनको अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने सर्विसेज सेक्टर को तो ज़रूर डेवलप किया, लेकिन पहले उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पिछले 60-70 साल जो हमारी हिस्ट्री रही है, हमने कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो कि एक डेवलपिंग कंट्री को देनी चाहिए थी। और ये एक पहली दफ़ा थी जब एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया
कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा किस तरह बनाया जाए, उस पर जो टैक्स रेट्स हैं वो किस तरह इम्पोज किए जाएं और आम आदमी के लिए सहूलत किस तरह से क्रिएट की जाए। अब देखें, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मेहनत कश हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस तबके के लिए जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो आपकी है जी एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो आपका सारा खेती बाड़ी का निज़ाम है, जो अनाज का निज़ाम है, वहाँ पे एक दिहाड़ीदार जो है वो काम करता है, खेती बाड़ी करता है और उसके बाद उसको कुछ उसकी जो उजरत है, कुछ पेमेंट है वो मिल जाती है और उससे उसका गुजर बसर होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस मुल्क में पिछले 5 से 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई, जिसकी वजह से देहातों से लोग आके शहरों में आबाद होना शुरू हुए। अब शहरों में जब ये लोग आबाद होना शुरू हुए तो शहरों में देयर वाज एन इमीडिएट डिमांड, किस चीज़ की जी? घरों की, मतलब रेजिडेंशियल यूनिट्स की जो डिमांड है। आपने देखा होगा, चाहे लाहौर की एग्जांपल ले लें, चाहे आप कराची की एग्जांपल लें, चाहे आप पेशावर की एग्जांपल लें, क्वेटा की एग्जांपल लें, चाहे कराची की एग्जांपल ले लें, जितने भी हमारे बड़े शहर आबाद हैं या पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं, यहाँ पे देयर इज़ एन एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स। अब इन रेजिडेंशियल यूनिट्स की जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई अभी भी कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर आज भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक लॉस होगा। सो देयरफॉर किसी भी माशरे में, उस माशरे के माशी निज़ाम के लिए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो कोई उसका पिलर नहीं है, बल्कि उस माशरे की फाउंडेशन है उसके माशी निज़ाम की। क्योंकि देखें, हम एक पूरी सर्विसेज इकॉनमी तो है नहीं, ये तो एक फैक्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी, लेकिन जब तक आप कंस्ट्रक्शन को फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में एक इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं देते तो तब तक आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक आम आदमी की जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो उसकी सबसे बड़ी कोशिश है, वो होता है अपना एक मकान बना लेना, सर छुपाने के लिए एक छत बना लेना, और ताकि उसका जो गुजर बसर है वो इज़्ज़त से हो सके। तो अब पहली दफ़ा मैंने ये फील किया है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स जो लिए हैं वो पहली दफ़ा सिर्फ एक बड़े इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं दे रहे। यानी बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स हैं या बड़े बड़े जो हाई राइज डेवलपर्स हैं, जो कमर्शियल डेवलपर्स हैं, उनको इस दफ़ा फ़ायदा इतना नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी को, ये जो नई हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पॉलिसी आई थी इस साल, उससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ। और आम आदमी को इसलिए भी फ़ायदा हुआ कि कोरोना ने आपका जो माशी निज़ाम था, जो आपका माशी पहिया था, उसको मफलूज कर दिया। 3 से 4 महीने हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए द बेस्ट वे वॉज टू गिव अ कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने दी और जो कि गवर्नमेंट ने दी। और उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस मुल्क के आम शहरी को हुआ है, जिसने घर बनाना था और जिसने उस घर में रहना था, या उस आम आदमी को हुआ जिसके पास थोड़े पैसे थे और वो वांटेड टू डू समथिंग अपने घर की शेल्टर के लिए। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, ये हमारे नाज़रीन भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपने बात की कि एक अर्बनाइजेशन थी, वहाँ से मूवमेंट थी काफ़ी ज़्यादा टूवर्ड्स मेन सिटीज़ और लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, जिसकी वजह से एक ग्रोथ आई और डिमांड के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ हमने देखी, एक मशरूम ग्रोथ हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ की अनकंट्रोल्ड। हमारी जो नेशनल मेंटालिटी अब तक रही है वो ये रही है कि हमने कभी भी जो शहरों की ग्रोथ है या जो अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ है उसको वर्टिकली नहीं देखा, हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रेफर किया है। आप खुद देखें, चाहे आपका कैपिटल सिटी है, चाहे आपका कराची जैसा इंडस्ट्रियल या सर्विसेज सेक्टर हब है, चाहे लाहौर है, चाहे पेशावर है, इन सब की जो करंट ग्रोथ है ये बड़ी हॉरिजॉन्टल जा रही थी अब तक। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि अगर तो आपने ज़मीन को बचाना है, जो कि एक बड़ी ज़रूरी नेशनल रिसोर्स होती है किसी भी माशरे की, तो आपको शहरों की नंबर 1 वर्टिकल ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ है क्या? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन जो ये जी बिल्कुल घर में बैठे हुए आम हमारे भाई बहनें हैं, उनको इतना शायद कंसिडर ना हो, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा हॉरिजॉन्टल। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब ये है कि आप हाई राइज रेजिडेंशियल यूनिट्स की तरफ और हाई राइज कमर्शियल यूनिट्स की तरफ नहीं जाते। यानी कि कोई नई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हुई, चाहे वो एक सबर्ब एरिया में डेवलप होती है, और नेचुरली उस हाउसिंग सोसाइटी के इर्द गिर्द आप देखते हैं कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, कुछ छोटी मजीद हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन जाती हैं, नई आबादियाँ जो हैं वो तामीर हो जाती हैं। तो जो वर्टिकल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये आपको नज़र आता है अमेरिका जैसे मुल्कों में, या आपको ये नज़र आएगा कनाडा जैसे मुल्कों में, या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में। आपको ये यूरोप में भी इतना नहीं नज़र आता, क्योंकि यूरोप की जो अर्बनाइजेशन थी, जो उसकी डेवलपमेंट थी, वो काफ़ी पहले 200-300 साल पहले होना शुरू हो गई थी। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वो जो कॉन्सेप्ट नहीं था तब हाई राइज का।
तो जब माशरों को ये रियलाइजेशन आई, जब उन्होंने ये महसूस किया कि ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जंगलात को बचाना बहुत ज़रूरी है, आपका जो पानी का निज़ाम है उसको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शहरों की करते जाएंगे उतना आपका जो वाटर टेबल है वो मज़ीद उसकी जो सतह है वो गिर जाएगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट है जी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का कि आपके शहर फैलते हैं किसी भी हाई राइज स्ट्रक्चर के बगैर, जो वर्टिकल घर बनते जाते हैं, घर बनते जाते हैं, या चाहे इवन कमर्शियल यूनिट्स भी अगर बन जाए, तो आप ये करेंगे कि आप 4 से 5 दुकानें एक लाइन में बन जाएंगी, बजाय कि वो सिर्फ एक 2.5-3 मरले की जगह पे एक प्लाजा में भी बन सकती, एक प्लाजा में भी बन सकती थी, और जो बाकी जगह थी वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। जो वर्टिकल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, और मुझे बड़ी खुशी है, और इनफैक्ट एक तो मुझे आप कह लें ताजुब भी है कि पहली दफ़ा हमें ये रियलाइजेशन इतने अरसे बाद आई कि हमें अपनी ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए वर्टिकल ग्रोथ की जो अहमियत है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कौम है उसमें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शायद ये है कि फ्लैटों में जो रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रहना, जो ये रहना नहीं होता, घर होगा तो फिर अपनी ज़मीन होगी, हालांकि अपार्टमेंट्स जो वेरी गुड। देखें, इसमें आम जो बंदा है, जो आम शहरी है, उसका भी इतना कसूर नहीं है। काफ़ी औकात आप ये देखते हैं, अक्सर औकात, बेशतर औकात आप ये देखते हैं कि लोग फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि फ्लैट्स में लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि वो जो ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे वो फ्लैट्स आबाद हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा हमेशा डेवलपर का रहता है। और ये एक जो कंसेप्शन है कि जो घर की आप ज़मीन लेते हैं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं, वो हमेशा के लिए आपकी अगली जनरेशन्स के साथ भी चलती है। तो इसमें जनरल पब्लिक का कसूर नहीं है, इसमें जो हमारी अवेयरनेस लेवल है उसका कसूर है। अगर तो आपका लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी जो जस्टिस है वो अवेलेबल हो हर उस आदमी के लिए जो कि एग्रीव्ड पार्टी है किसी तनाज़े में, ज़मीन के झगड़े में या किसी हाई राइज फ्लैट यूनिट के झगड़े में, तो फिर ये मामलात नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली जब लोगों में वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं होता, लोग ये समझते हैं कि फ्लैट्स में या जो वर्टिकल ग्रोथ बिल्डिंग्स होती हैं उनमें हमें नुकसान होगा, बिकेंगे नहीं, या ट्रांसफ़र कैसे होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसमें एक मैस लेवल अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर बड़े लेवल पे आप अवेयरनेस लोगों को दें कि फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना, हाई राइज में इन्वेस्ट करना उतना ही महफूज है जितना किसी सोसाइटी में घर लेके बनाना है, या जितना किसी गवर्नमेंट स्कीम में घर लेके बनाना है, चाहे कोई प्राइवेट स्कीम है या गवर्नमेंट स्कीम है, तो लोगों के जो तासुरात हैं इस मामले में बदल जाएंगे। लेकिन इन तासुरात को बदलने के लिए कुछ वक्त दरकार है, ये इतनी शॉर्ट टर्म चेंजेस नहीं होती। Agreed. जी, yes. इनको कुछ वक्त दरकार है। लेकिन अभी आपने महसूस किया होगा कि पहली दफ़ा हमारा जो दारुल खिलाफा है, जो हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ भी अब आप देखेंगे अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है वर्टिकल ग्रोथ का। और ये जो वर्टिकल ग्रोथ है इसका ट्रेंड इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि लोग इस तरफ अब अपना जो उनका रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब हमें चाहिए कि हम इसको मज़ीद प्रमोट भी करें। तो डेफिनेटली अब उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं उसके बाद दे वुड वर्क ऑन दिस, वो सोचेंगे। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो ज़मीन है वो एक बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है, आप उसको बचाएं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से वापस आके सैफ से बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है वो है क्या, और उसकी अवेयरनेस क्यों क्रिएट नहीं हुई अब तक हमारी आवाम में। वो बेनिफिट्स जो एक आम आदमी ले सकता है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, उसके अंदर बीच में रिबेट्स हैं, वो एक आम शहरी तक क्यों नहीं पहुंची, या अगर पहुंच रही है तो इतना स्लो प्रोसेस क्यों है, लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है, सब कुछ पूछेंगे सैफ से। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हम बात करें कंस्ट्रक्शन पे कि कंस्ट्रक्शन कितना एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है, और उसके साथ कितने सारे लोग मुंसलिक होते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले सैफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, उन्होंने कहा जी लैंड इज़ अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स, और ये वो हमारी कौम की रिसोर्स है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं अपने 3-3, 4-4 किनाल के घरों को बना के। तो वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी एंड आई एग्री विद हिम कि अब हमें शायद वो एक अमेरिकन अप्रोच लेनी पड़ेगी जहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स और उस तरफ जाना पड़ेगा विद गुड फैसिलिटीज़ ताकि हम उस लैंड को बचा सकें। सैफ, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वो जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ये बल्कि जी मेरी आवाम से दरख्वास्त होगी कि ये एक बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि देखें, हमने बहुत अरसे तक अपने जो मुल्क में एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की, उसका माहौलियाती तब्दीली पे बहुत ज़्यादा असर था। यानी जो आपकी एटमॉस्फेरिक चेंज आई है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है, उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारी आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। किसी भी मुल्क का जो आइडियल फॉरेस्ट रेशो होता है
फॉरेस्ट रेशो से ये मतलब नहीं है कि घने जंगलात हों, लेकिन जो ग्रीन कवर इन जनरल होता है वो होता है जी 25%। हमारे यहाँ पे ये रेशो आज से 15 साल पहले भी 4% था, और अब ये रेशो जो है वो 1.3 या 1.4% है। और ये जो गवर्नमेंट ने, KPK गवर्नमेंट ने और जो PTI की गवर्नमेंट थी, इन्होंने पिछली दफ़ा भी इनिशिएटिव लिया बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, जिसको जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स थे उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया और ग्लोबल एजेंसीज़ ने रिकग्नाइज़ किया। उससे इसकी सतह तो ऊपर गई है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें अवाम को भी अपना हिस्सा डालने की बहुत ज़रूरत है। जब तक अवाम ये रियलाइज़ नहीं करती कि आपको अपने मुल्क में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ तभी होता है जब आप अपनी इंडस्ट्री को एफिशिएंट तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो उसको रेगुलेट करने का इस ग्रोइंग आबादी के साथ एक ही ज़रिया है कि आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के अलावा वर्टिकल ग्रोथ, यस आई एग्री विद दैट, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PM इमरान खान साहब ने जब कंस्ट्रक्शन की इस पे बात की थी, आके पॉलिसी दी थी, तो उसमें भी ही इवन मेंशन दिस कि हमें अपने जो ग्रीन लैंड है जो उसको सेव करना पड़ेगा और हमें अब लाना पड़ेगा टुवर्ड्स वर्टिकल। आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की, तो कोरोना के मिड क्राइसिस के अंदर PM इमरान खान साहब ने जहां बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लिए, एक पार्शल लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ गए हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को रोका भी, लेकिन उधर उन्होंने हर दफ़ा एम्फसाइज़ किया, कैबिनेट मीटिंग्स में भी, आवाम को भी, जब कौम से भी खिताब किया, उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन को मैं नहीं रोकूंगा, आई एम गोइंग टू गिव देम रिलीफ, मैं उनको पैकेज दूंगा अच्छे, ताकि जो गरीब वहाँ पे मजदूर काम करते हैं वो चलते रहें, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काम करें। फिर उन्होंने एक पैकेज भी अनाउंस किया। थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बता सकें वो पैकेज था क्या, उसमें कुछ मोटे मोटे उसके कुछ नुकात। जी, सबसे पहले तो जी इस रिलीफ पैकेज में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन को एक फॉर्मल इंडस्ट्री का टाइटल दिया गया। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जी जब आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रेगुलेट किया है और उसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, जी एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है। देखें हमारे यहाँ अक्सर लोग समझते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे है लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड है। तो आपने डॉक्यूमेंटेड तरीके से फॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसकी रेगुलेशन की पॉलिसी दी, नंबर 1। नंबर 2, आपने आम आदमी को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जब आपने बात की रीबेट ऑन कंस्ट्रक्शन की। यानी अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और एक आप आम शहरी हैं, फ़र्ज़ करें आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस उठाना है और आप एक अपने हस्बे ज़रूरत कोई 5 मरले का 7 मरले का घर बनाना चाहते हैं, तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिवाइज़ किया और 3 to 7% के एफिशिएंट ब्रैकेट सिस्टम्स दिए, जिनमें आप पैसे उठाएं, अपना घर बनाएं और ज़रूरत के हिसाब से उस निजी बैंक को वापस कर दें पैसे, एज पर द एग्रीमेंट जो आपने साइन किया। सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट जो कि कमर्शियल लैंडिंग से, बोरोइंग से बहुत, देखिए आधी कीमत थी। बिल्कुल, जो कि कमर्शियल बोरोइंग तो है इस मुल्क में तो 10%, 11%, 12% पे भी होती है, और जो कमर्शियल बोरिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो द एंड ऑफ द डे उस आदमी का ही होता है जो पैसे लेके घर बनाता है। तो गवर्नमेंट जब इतनी बड़ी रिलीफ देती है एक आम आदमी को, तो एक आम आदमी ये समझ लेता है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी सेविंग्स को बाहर निकाले और वो कुछ मज़ीद पैसे की अरेंजमेंट करे फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक वगैरह, क्योंकि ये वापस करना आसान होगा, उस पर इतना उसकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता और उसने लॉन्ग टर्म जो अपनी प्लानिंग की होती है वो इतनी इफेक्ट नहीं होती। तो एक तो जी ये हो गया, और इसके अलावा जी फिक्स्ड टैक्स रेट्स जो थे कॉन्ट्रैक्टर्स। थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ जो नाज़रीन के लिए भी, जो ये इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, आप इसको ज़रा अगर हम आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन के लिए बताएं तो जो कमर्शियल बोरिंग है, अगर आप बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, एक कमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं किसी भी बैंक से, गवर्नमेंट स्कीम की तरफ नहीं जाते, तो वहाँ पे तकरीबन अगर बिल फर्ज 13% पे आपको लोन मिला, तो 100 रुपये पे आपने 10 साल में 130 रुपये ऊपर से अदा करने हैं बैंक को। लेकिन अगर आप यही जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स हैं जहाँ पे 3% भी अवेलेबल है इंटरेस्ट रेट, अगर वहाँ पे करते हैं तो आप 10 साल के अंदर अगर 100 रुपये लेते हैं तो 10 साल में आपने 30 रुपये ऊपर से देने हैं। तो जहाँ 130 था वहाँ आप 30 रुपये देने गवर्नमेंट के, उसमें तो ये इंसेंटिव तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम बात करें किसी गरीब आदमी की, तो 100 रुपये की बचत आपकी उसमें हर 100 रुपये पे तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। कंटिन्यू प्लीज। देखें ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आता है, और यहाँ पे आपने ये सोचना है कि देखें जो एक गरीब आदमी को या जो एक आम आदमी को पैसे बचते हैं वो डेफिनेटली उनको रेगुलेट करते हैं इन दी इकॉनमी, वो माशी निज़ाम में उसी पैसे को चलाता है, उससे कोई और चीज़ खरीद लेगा, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेगा, तो इससे एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है किसी भी समाज के जो माशी निज़ाम होता है उसके ऊपर।
सो मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि ऐसी पॉलिसीज़ रिवाइज होती रहनी चाहिए आफ्टर एवरी 2-3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखते हुए। इसके अलावा मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ मिला है उसका भी जो एक इम्पॉर्टेंस है हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक फिक्स टैक्सेशन सिस्टम दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को, और जो चाहे कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बहुत बड़ा तामीरी बिल्डिंग ग्रुप है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, दे आर वेरी सर्टेन एंड वेरी श्योर अबाउट द फ्यूचर। उनको ये पता है कि आज अगर वो एक प्रोजेक्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसके रिटर्न्स इतने आते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत पहले होती थी जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिलेटेड, वो ये होती थी कि आपको अपनी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट का पता नहीं होता था। बिल्कुल, मतलब आपको अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है जी, आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ रोटेशन ये मुझे कितना वापस करेगा। तो जब आपके फिक्स्ड टैक्स रेट्स या फिक्स्ड टैक्स पॉलिसीज आती हैं एज रिलीफ, तो चाहे कोई छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बड़े से बड़ी बिल्डिंग फर्म है, उन सब के लिए एक सर्टेनिटी, एक एयर ऑफ सर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पहलू है इस पॉलिसी का जो कि इस गवर्नमेंट ने अभी दी है। इसके अलावा एक और बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है टैक्स एमनेस्टी कंस्ट्रक्शन पे। देखें, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है टैक्स एमनेस्टी जो क्रिएट करती है वो ये क्रिएट करती है कि पैसा लोगों की तिजोरियों से बाहर निकल के मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आ जाता है, पैसा लोगों के बैंक से बाहर निकल के मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आ जाता है। और जब ये मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आता है तो जैसे आपने पहले जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता जो है 30 से 32 इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे इमीडिएट इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें टिम्बर आती है, जिसमें मार्बल आता है, जिसमें आपकी चिप इंडस्ट्री आती है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आती है, जिसमें आपकी सैनिटरी इंडस्ट्री आती है, उसके अलावा जो दीगर सर्विसेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जब देखें एक नया शॉपिंग मॉल बनता है, एक नया मेगा प्रोजेक्ट होता है या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है, तो वहाँ सिर्फ लोग रहने नहीं जाते, वहाँ दुकानें भी खुलती हैं, वहाँ रेस्टोरेंट्स भी खुलते हैं, वहाँ बैंक्स भी जाते हैं, और इससे एक ओवरऑल सर्टेनिटी आती है आपके माशी निज़ाम में, और लोगों का जो ईमान है माशी निज़ाम में पुख्ता हो जाता है। सो देयरफॉर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नई पॉलिसी का कि आपके पास अभी भी टैक्स एमनेस्टी है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये 5 मरले का घर बनाया है, ये किस इनकम सोर्स से बनाया, या आपने 1 कनाल का घर बनाया किस इनकम सोर्स से बनाया। और इससे जो आम आदमी का इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आम आदमी ही माशी निज़ाम की बैकबोन है, यानी वही आम आदमी जिसकी अक्सर औकात हम कदर नहीं करते इतनी, जो कि एक बड़ी बुरी बात है। और हमें समझना चाहिए कि यही आम आदमी जो पूरी ज़िंदगी अपनी सेविंग्स करता है, इस आम आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको इस तरह का कोई रिलीफ मिले कि वो अपने उम्र के उस हिस्से में जो रिटायरमेंट के करीब होता है, वहाँ जाके वो एक अपने लिए एक महफूज ठिकाना आबाद कर ले। तो जो टैक्स एमनेस्टी है वो हमेशा बेनिफिट सबसे ज़्यादा बड़े बिल्डर से भी ज़्यादा आम आदमी को देती है। और इसके अलावा टैक्स रिबेट्स भी हैं। जी एब्सोल्युटली जी, टैक्स रिबेट्स भी हैं, और उसमें जैसे हमारी प्रायर भी बात हुई है इस पर, टैक्स रिबेट्स भी हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल ग्रुप्स टैक्स रिबेट पॉलिसी दी गई है। और उसमें भी ख्याल ये रखा गया है कि जो एम्पावरिश्ड तबके हैं माशरे के, यानी वो तबके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी हैं जिनके पास इतना नहीं है, वो इस रिबेट सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि देखें, एक जो अमीर आदमी है, जो एक अमीर शख्स है, उसके लिए तो घर जो है वो शुरू में एक नेसेसिटी होती है, बाद में उसके लिए कोई घर या कोई दीगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है एक सेफ गार्ड ऑफ मनी होता है, एक एसेट फॉर्मेशन। बिल्कुल। लेकिन आम तबके के लिए, एक गरीब आदमी के लिए घर इज़ नॉट लेस देन अ लग्जरी। अब देखें, ये एक इतनी मैंने बड़ी बात की है कि अ होम इज़ नॉट लेस देन लग्जरी फॉर अ कॉमन मैन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जब इतने बड़े इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स लेती हैं तो डेफिनेटली जो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनके असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब देखिए, कोरोना में पूरी दुनिया की इकॉनमी मफलूज हो गई थी। ये कह देना कि जी हमारा माशी पहिया जाम हो गया था और किसी और मुल्क का माशी पहिया चल रहा था, ये कहना गलत होगा जी। पूरी दुनिया में देयर वाज अ कंप्लीट इकोनॉमिक हॉल्ट। अब उससे निकलने का जो सबसे एफिशिएंट तरीका है वो यही है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चरल बूस्ट दें और आप कंस्ट्रक्शन बूस्ट दें, क्योंकि आम आदमी, दिहाड़ीदार, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, चाहे वो एक मेहनतकश मजदूर है, चाहे वो एक मिस्त्री है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, या चाहे वो फसलों पे काम करने वाला एक किसान है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है
कि गवर्नमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको रिलीफ दे सके। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए भी हैं जिसमें गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू मेक श्योर कि जो एक आम आदमी उसका चूल्हा जलता रहे, उसको घर पे रोटी मिलती जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक पे से वापस आके डिस्कस करेंगे कि क्या अगर पिछली हुकूमतें वो मेगा प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अरबों खरबों रुपए लगाए गए, उनके बजाय अगर गरीबों के लिए एक हाउसिंग सोसाइटीज़ या स्कीम सस्ती लेकर आती जहाँ पे इनको रिलीफ दिया जाता गरीबों को, क्या वो बेहतर ऑप्शन थी या वो मेगा प्रोजेक्ट्स ही बेहतर ऑप्शन थी? सैफ से पूछेंगे ब्रेक के बाद, देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन और कैसे अगर पिछली हुकूमतें वो जो एक फेस वॉश था, वो जो एक फसाद टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिनको लेके आई वॉश की गई अवाम की, उसके बजाय अगर कंस्ट्रक्शन को वाकई में एक फ़रोग दिया जाता तो कैसे एक आम आदमी उसको बेनिफिट कर सकता था? सैफ साहब से पूछते हैं। सैफ, हमने देखा कि एक आई वॉश प्रोजेक्ट्स थे बहुत ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट्स में, जहाँ पे मेगा लाइंस बनाई गई और डिफरेंट वहाँ पे अरबों रुपए जो थे वो झोंक दिए गए, टैक्स पेयर मनी। और उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सब्सिडाइज रेट पे चल रही हैं, हुकूमत पे फिर बोझ, उनके लिए लोन्स लिए गए हैं, उनका इंटरेस्ट पे करना वो एक अलग बोझ। डू यू थिंक दैट अगर उस वक्त की हुकूमतें बजाय उन अरबों रुपयों को वहाँ लगाने के अगर एक आम शहरी के लिए सस्ते घर, छोटे 3 मरले के 4 मरले के वो बना दिए जाते, या जैसे आपने बात की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती, उनको हैंड ओवर किया जाता गरीबों को, जैसे नए हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है अब, तो डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियरी और रिजल्ट कंस्ट्रक्शन वाला दोनों साइड से सेम आता? देखें, मैंने जो एक किताब में एक बात पढ़ी थी और समझने वालों के लिए वो बोलते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। वो बोलते हैं कि जी rather than building taller fences we must extend the table। तो जो समझने वाले लोग हैं वो ये बात समझ जाएंगे। देखें, यहाँ पे मैंने जो असेसमेंट की है पिछले 5-7 साल में, वो ये की है कि हमने बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स किए और उन मेगा प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा भी लोगों को ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन लिमिटेड एक आप कह लें एपिसेंटर्स में फ़ायदा पहुँचा। यानी एक बड़े शहर में आपने एक बहुत बड़ी जो है वो एक ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी और उस ऑरेंज लाइन ट्रेन से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? उस शहर के एक ख़ास सेगमेंट को फ़ायदा हो गया। सिमिलरली आपने एक बहुत बड़ा एक मेगा इनिशिएटिव ले लिया सर्विसेज इंडस्ट्री का और उससे एक छोटी सी आबादी को फ़ायदा हो गया कहीं पे। देखें, वक्त की ज़रूरत हमेशा से ये रही है कि हम बजाय अपने एग्जिस्टिंग शहरों पे बोझ डालते जाएं कि रूरल एरिया से लोग रोज़गार की तलाश में ज़रिया मौश के लिए अर्बन सेंटर्स आ जाएं। और अर्बन सेंटर्स हमारे पास बड़े गिने चुने हैं, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, या सेंट्रल पंजाब के कुछ शहर हैं। इन अर्बन सेंटर्स पे बोझ डालने के बजाय वक्त की ज़रूरत ये थी कि आप रूरल एरियाज़ को डेवलप करें। और रूरल एरियाज़ तभी डेवलप हो सकते थे जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग देते वहाँ। बिल्कुल। और रूरल एरियाज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ थी, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जाना था उस आम आदमी को जो बेचारा हालात से तंग आके या तो किसी बड़े शहर आ जाता है या मिडल ईस्ट या दुबई नौकरी की तलाश में चला जाता है। तो अब ये मैंने महसूस किया है कि अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी करंटली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो इंडस्ट्री है उसके लिए, अब सारे प्रोजेक्ट्स आर सेंट्रिक टूवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट्स एज वेल। यानी आपने महसूस किया होगा कि शहरों में तो वर्टिकल ग्रोथ की तरफ हमारी एक पॉलिसी जा रही है, लेकिन उन एरियाज़ में जहाँ पे पहले कभी अटेंशन नहीं दी गई, जो कि ग्रोथ डिप्राइव्ड रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रहे हैं, वहाँ पे भी अब जो हाउसिंग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। अब देखिए, क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का एक जो फीचर है वो ये भी है कि जो पहले 1 लाख घर वहाँ पे तामीर होंगे, जो पहली 1 लाख की फिगर होगी तामीरात की, उस पर 3 लाख सब्सिडी है। अब देखिए, गरीब आदमी के लिए जिसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 लाख है या 22 लाख है, उसके लिए तो 3 लाख की सब्सिडी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सो रादर देन आप सोसाइटी के उस सेगमेंट को ही फ़ायदा देते जाएं जो ऑलरेडी बड़े अमीर हैं, जो बड़े कबीर हैं, जो बड़े प्रिविलेज्ड हैं, आपने माशरे में हमेशा उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होता है जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग ग्रुप्स होते हैं। तो डिज़र्विंग ग्रुप्स तो वही हैं जो कि एक नौकरी की तलाश में या एक रिहाइश की तलाश में दर बदर फिरते रहते हैं। तो आपको पहली दफ़ा ये महसूस होगा इस नई कंस्ट्रक्शन सेक्टर पॉलिसी की तरफ से कि अब आम आदमी का जो माशी पहिया है वो भी चलना शुरू हो गया, क्योंकि आम आदमी को ना सिर्फ
घर में एक घर बनाने की या एक अच्छी रिहाइश की ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग स्कीम्स होती हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। देखें, जो एक कॉमन आदमी है वो प्राइवेट स्कीम्स में पैसे डालने से बहुत डरता है जी, दिस इज़ अ फैक्ट। ना उसको पोजेशन लेटर मिलता है, ना उसकी ट्रांसफ़र होती है, ना उसको बताया जाता है कि उसका प्लॉट किधर है। कई दफ़ा तो गोस्ट प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने बड़ी बड़ी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ओवर टाइम एक टफ कंपटीशन देना है कि वो एथिकल वर्क प्रैक्टिस पे आए, तो गवर्नमेंट को भी मेगा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि जो आम आदमी है वो गवर्नमेंट स्कीम्स में भी उतना ही विलिंगली इन्वेस्ट करे जितना उसने कहीं और करना। और एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस, ताकि एक आम आदमी जो है वो सोसाइटीज, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज आता है उनके ऊपर, उनके हाथों ब्लैकमेल ना, एंड दे गॉट एन ऑल्टरनेट एज वेल कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई टोटली एग्री विद दैट। सैफ, माय क्वेश्चन वाज बहुत एक फोकस्ड क्वेश्चन ये था कि अगर उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय इस तरह की, जैसे नया हाउसिंग स्कीम की आपने कहा एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, इस तरह की स्कीम्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती, इधर सब्सिडी देती, तो डू यू थिंक जो इकोनॉमिक बोझ बने हुए अब ये प्रोजेक्ट्स, एक तो वो भी बोझ कम हो जाता है इकोनॉमी पे, वो एक लोन की रीपेमेंट, इंटरेस्ट हो गया, सब्सिडी देना, उसके साथ साथ एक जो गरीब आदमी था वो ब्लैकमेल भी ना होता, और उसके अलावा उसको एक रिलीफ भी मिल जाता और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आप बार बार कह रहे हैं वो भी उसको मिलती। डू यू एग्री विद दैट? फराज साहब, पहले तो मैं आपसे खुद ये क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझे बताइए कि जी पाकिस्तान में जो यूथ है उसका फिगर अभी क्या है? ऑलमोस्ट 50 to 60% हमारी यूथ है। ऑलमोस्ट हमारी 50 to 60% यूथ है। अब इस यूथ को आपने इस इकोनॉमिक सिस्टम में कहीं तो फिट करना है। अगर आपने इस यूथ को कहीं इकोनॉमिक सिस्टम में फिट करना है तो इस यूथ को अपने जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करने की एक स्पेस तो चाहिए। yes. देखें, स्पेस तब क्रिएट होती है जब आप मेगा लेवल प्रोजेक्ट्स करते हैं रिक्वायर्ड विद इन द इकॉनमी टू गिव जॉब्स। देखें ना, आपने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कर दिया, फ़र्ज़ करें जी उसकी कॉस्ट थी 100 अरब रुपए, और ऑन दी अदर हैंड आपने 10 शहरों में 10 स्मॉलर स्केल प्रोजेक्ट्स कर दिए जिनकी कॉस्ट पर प्रोजेक्ट थी 10-10 अरब। तो जो 10-10 अरब वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए इज मच बिगर देन 100 अरब रुपए जो कि आपने एक टनल में प्लग इन कर दिया। तो हमारी जो इकोनॉमिक थॉट रही है अब तक वो इतनी साउंड नहीं रही पिछली गवर्नमेंट्स में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब इकोनॉमिस्ट्स आपकी गवर्नमेंट में ना हो और रादर देन इकोनॉमिस्ट्स आपकी जो एडवाइस हो वो बिज़नेस कम्युनिटी से ली जाए, तो बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग इसीलिए ब्लैकमेल होते हैं क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है वो प्राइवेट रियल एस्टेट और प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर में है और प्राइवेट कमर्शियल डेवलपमेंट सेक्टर में। तो इस बैकबोन को चलाने के लिए इकॉनमी की ज़रूरी है कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स में पैसा टनल करने के बावजूद आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करें। तो आपने अभी करंटली जो इकॉनमी को देना है, आपने इकॉनमी में नौकरियां देनी है, और नौकरियां देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के बजाय, जो कि किसी ट्रेन सिस्टम के होंगे या जो कि किसी मेट्रो सिस्टम के होंगे, आप उनके बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाउसिंग को फ़रोग दें, क्योंकि उससे जो हमारी यूथ है उनको नौकरियां भी मिलेगी। देखें, एक यंग डायनेमिक यंग लड़के के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती प्लम्बिंग का कोर्स कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती सर्वेयर का कोर्स कर लेना या मिस्त्री का कोर्स कर लेना। देखें, ये जो वोकेशनल स्किल्स हैं ये इकॉनमी की बैकबोन होते हैं, और ये वोकेशनल स्किल्स तभी इकॉनमी में यूथ यूटिलाइज कर पाएगी जब उनको प्लेटफॉर्म तो मिलेगा। जब आपने एट द फर्स्ट प्लेस प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया और आपने एक 100 या 200 अरब रुपए का प्रोजेक्ट किसी एक पर्टिकुलर शहर में बना दिया जिसका अकेला काम है लोगों को एक सवारी देना एक मकाम से दूसरे मकाम तक, और वो भी सब्सिडाइज रेट पे, जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बोझ है, प्लस वो भी एक लोन लिए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपने लोन भी देना है, इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो एक कॉन्टिन्यूस पेन इन नेक है, स्ट्रेस है इकोनॉमी के ऊपर जो चल रहा है वो। बिल्कुल एब्सोल्युटली जी, स्ट्रेस है। और यहाँ पे वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज वन मोर थिंग। देखें, आपने ये रियलाइज करना है कि आप अभी अपनी माशी ट्रांजिशन के फेज में हैं। आप टोटली एक सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, आप अभी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स में सारा पैसा जो है फनल में डाल दें, या एक ट्रैप टनल आप अप्रोच लें कि आपने प्लग इन कर दिया पैसा और उस पैसे का कोई आउटकम नहीं।
इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए मनी नीड्स टू रोटेट, पैसे का जो एक रेगुलेशन है या जो सर्कुलेशन है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है। तो इन प्रोजेक्ट से जो कि कदरन छोटी नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन पूरे मुल्क में एक नेशनल स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं, इससे यकीनन आम आदमी का फायदा। आई वुड ऐड वन थिंग मोर, मैं टोटली एग्री विद यू कि वो जो एक महरूमी का एहसास पैदा होता है छोटे इलाकों में या पसमानदा इलाकों में, वो भी खत्म हो जाता है अगर आप उसको एक इक्वली डिवाइड करके सब जगहों पे लगाएं। टोटली एग्री। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा इट्स एन आई वॉश जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। नाज़रीन, इधर हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पे से वापस आके हम सैफ से बात करेंगे ज़रा पटवार खाने पे, पटवारियों के निज़ाम पे, और जो ये एक वहाँ पे भी रेवोल्यूशन आ रही है क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वन विंडो ऑपरेशन को बड़ा फ़रोग दिया गया। तो हम सैफ से पूछेंगे कि आपका क्या ज़ाती एक्सपीरियंस है अब और पहले क्या मुश्किलात थी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हम बात करें कंस्ट्रक्शन की। सैफ, यू हैव बीन विजिटिंग, काफ़ी ज़्यादा आपका आना जाना लगा रहता है डिफरेंट पटवार खानों में और ज़मीनों के ट्रांसफ़र्स हैं आपका माशाल्लाह से अच्छा वहाँ पे एक निज़ाम अपना है। व्हाट इज़ द चेंज दैट यू हैव सीन नाउ? अब वो एक एटीट्यूड चेंज है, वो काम की जो सुस्ती थी पहले अब वो बेहतर हो चुकी है, या अभी भी फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं? देखें, एक जो आम आदमी है वो दो लोगों से बहुत डरता है इस मुल्क में और हमेशा से डरता आया है और ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। वो डरता है थानेदार से, SHO से। तीसरे लेवल पे वो डरता है पटवारी से जो कि पटवार खाने में होता है। देखें, इस गवर्नमेंट की एक वाइटल जो एक पॉलिसी थी वो थी पुलिस के निज़ाम में तब्दीली और लैंड ट्रांसफ़र्स या जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसके निज़ाम में तब्दीली। तो एक जो पटवार खाने का हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट रहा है वो ये रहा है कि आप पैसे दें तो आपका काम होगा। बिल्कुल। अगर आपका जायज़ लैंड ट्रांसफ़र भी है तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें बड़ी खुशाइन बात है कि पिछले 2-3 साल में हमने इन चीज़ों को अब चेंज होते हुए देखा है। पहले जो मॉडल था डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट्स हैं वो KP में इम्प्लीमेंट हुआ। इस गवर्नमेंट का जो पिछला टेन्योर KP में रहा था। और फिर अब हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है इन द फेडरल एरिया एज़ वेल एंड इन पंजाब गवर्नमेंट एज़ वेल। देखें, इससे एक कॉमन आदमी को बहुत ज़्यादा सहूलियत है कि अब उसे SHO से नहीं डरना, उसे पटवारी से नहीं डरना, उसको अब सिर्फ बीवी से डरना है। तो अब उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। तो कहने का जी मकसद ये है कि अगर एक बंदा परचेज़ करता है ज़मीन 10 लाख रुपये, बिल्कुल, और उस 10 लाख पे अगर 1.5-2 लाख उसको अपनी राइटफुल ट्रांसफ़र के देने पड़ते हैं तो उसका तो जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चला गया। तो कई दफ़ा काफ़ी लोग लैंड ट्रांसफ़र के निज़ाम को देख के ही प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाते हैं और इसमें वो लोग हैं, वो शुरफा हैं जो बेचारे अपना घर बनाना चाहते हैं और उस घर में रहना चाहते हैं, जो कि रेंट पे रह रह के तंग आ चुके हैं। सो अब जो डिजिटाइजेशन हुई है, जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ लैंड ट्रांसफ़र्स है, वो अपने अमली फेज़ में मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी भी मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हमने यही फील किया कि जो लैंड ट्रांसफ़र सिस्टम है अब इज़ वेरी मच कन्वीनियंट, इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट और ये अब आम आदमी की रीच में है। अब इसको इसमें आपको अपनी किसी फाइल को पहिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप प्राइम मिनिस्टर्स के जो कंप्लेंट पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लेंट पोर्टल, उस पर आप अपनी मुतल्लिका कंप्लेंट डालें, उसको फॉलो अप करें और डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब इस डिजिटाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली है। एक टिपिकल मिडिल क्लास और एक टिपिकल एवरेज जो पाकिस्तानी है उसको, जिसके पास कुछ जमा पूंजी थी और उसको वो एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहा था एक घर की शक्ल में या एक ज़मीन ख़रीदने की शक्ल में, अपने पैसों को डीवैल्यू होने से बचाना चाह रहा था। तो जो पटवार खाने का निज़ाम है उसमें यकीनन एक तब्दीली आपको वाज़े तौर पे महसूस होगी और वही तब्दीली महसूस होगी जो आपको थाने के निज़ाम में तब्दीली महसूस होती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ये डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन इसी पेस से चलती रही तो एक दिन आपको ये इतना ही एफिशिएंट सिस्टम मिलेगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिलेगा जितना आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलता है और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट ले जाता है। तो किसी भी इकॉनमी के लिए डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन और जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। यकीनन कंस्ट्रक्शन सेक्टर बीइंग अ वाइटल फाउंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी, उसके लिए भी ये चीज़ें उतनी अहम है जितनी किसी और सेक्टर ऑफ द इकॉनमी के लिए होती है। सो यू कंटेंट एंड यू सेटिस्फाइड विद हाउ थिंग्स आर मूविंग नाउ? जी, और अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए भी नाउ देयर आर वेज टू एड्रेस।
द ग्रीवेंस, यानी उसको अपनी जो ग्रीवेंस है उसको केटर करने के लिए अब प्लेटफॉर्म्स तो एटलीस्ट अवेलेबल हैं। पहले तो लोग पटवारियों को या जो तहसीलदार थे उनको चेज़ ही करते रहते थे और अल्टीमेटली जो उनकी सुनवाई होती थी एसी के दफ्तर में वो 6-6 महीने का टाइम लगाती थी। तो अब यकीनन ये चीज़ें बदल रही हैं और आने वाले वक्तों में आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम होपफुल कि थिंग्स विल टर्न इन फेवर ऑफ द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की डिबेट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें सीखी भी, समझी भी, और मैं फिर दोबारा एम्फसाइज़ इसी बात पे करूँगा। सैफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो अर्बन डेवलपमेंट है हमारी, वो जो एक हम लोग घर पे घर बनाए जा रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच ली हुई थी, अब शायद हमें इसको तर्क करना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और अब हमें वर्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पीटीआई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो इनिशिएटिव्स हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पे एक कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को रिलीफ दी जा रही है, उसको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें आप लोग, ताकि आप भी अपना ख्वाब पूरा कर सकें। और वो जो एक काफ़ी दिहाइयों से एक पाकिस्तानी अवाम को नारे के पीछे लगाया गया, रोटी कपड़ा और मकान, शायद कम से कम इस हुकूमत में वो मकान वाला कॉन्सेप्ट अब पूरा होना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको आज के प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इजाज़त दें मुझे, फराज अली खान को। अल्लाह हाफ़िज़।